हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई में पूछे गए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सेट नंबर है 11। इससे पहले ऑलरेडी हमने 10 सेट करा रखा है और बाकी सब्जेक्ट भी हमने कवर कर लिया है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। देखिए पहला सवाल में क्या दे रखा है, समीकरण दिया हुआ है। 3 समीकरण यहाँ पे दिया गया है और इसका x का मान पूछा है आपसे। विकल्प में दे रखा है 3, 1/3, 3 पूर्णांक 1/3, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। और यह सवाल बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, हर सवाल के नीचे मेंशन किया गया है कि वो सवाल किस एग्जाम में पूछा गया था। ये देखते हुए चलिएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखें कि क्या इस सवाल को हम विकल्प से कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते, मुश्किल होगा करना। ठीक है, तो हमें फिर ट्रेडिशनल मेथड को अप्लाई करना होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं आखिर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले 3 समीकरण दिया हुआ है, तीनों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 8। दूसरा समीकरण है 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 12। और तीसरा समीकरण दे रखा है 1/z प्लस 1/x इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ऐसा लिखें 1/x बराबर 8 माइनस 1/y लिख सकते हैं। इसी को अगर हम देखें, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो लिख सकते हैं 1/y इक्वल टू 12 माइनस 1/z। इसी को सॉल्व कीजिए आगे, इसको लिख सकते हैं 1/z इक्वल टू 10 माइनस 1/x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, x का मान हमें चाहिए। ठीक है, किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। तो ऐसा कर लेते हैं कि इस समीकरण में हम 1/x इक्वल टू 8 माइनस, अब यहाँ पे ना 1 जो y का मान है, क्या हम इतना लिख सकते हैं। बिल्कुल लिखा जा सकता है, तो लिख सकते हैं 12 माइनस 1/z लिख सकते हैं। अब आगे देखिए 1/x इक्वल टू 8 माइनस 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/z हो जाएगा ये। अब अगर हम यहाँ पे इस z का मान में अगर हम इस 1/z का मान यहाँ रख सकते हैं तो यहाँ पे x मिल जाएगा। तो अगर हमारा वेरिएबल सेम हो जाएगा तो हमारा x का मान निकल जाएगा। नहीं तो आसानी से हम लिख कर लोग कर सकते हैं यहाँ से 1/x इक्वल टू 8 माइनस 12 प्लस, अब इसके जगह पर 1/z का मान में हम लोग ये मान रख लेंगे 10 माइनस 1/x। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे सॉल्व कीजिए 1/x इक्वल टू, अगर यहाँ घटाएं तो क्या मिलेगा, 8 में से 12 घटाएंगे तो -4 बचेगा प्लस 10 माइनस 1/x। ठीक है, अब आगे देखिए इधर ये माइनस में है, ये माइनस में -1/x से इधर लेकर के आएंगे तो प्लस में आएगा इक्वल टू, अब यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस होगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा प्लस का। अब यहाँ पे एलसीएम निकालिए, x और x का क्या निकल आएगा, x, और यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1/1 1 प्लस 1 आएगा इक्वल टू 6। 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2/x इक्वल टू 6। नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 2 तिया 6। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि 1/x का मान कितना हो जाएगा, 3/1 होगा ना। अब टर्म को हम लोग क्या करते हैं, उल्टी मार देते हैं, तो ये हो जाएगा x/1, ये उधर हो जाएगा 1/3। मतलब है कि x का मान कितना निकल करके आएगा, 1/3 आएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है कि कैसे हुआ तो ऐसे कर लीजिए, 1 का गुना x से करें, देखिए होगा x का 3 से गुना करेंगे तो 3x इक्वल टू 1। अब 3 गुना में है, दूसरी तरफ जा कर के ये भाग में चला जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप फाइनली तो x का मान निकल कर आएगा 1/3, जो कि इसका विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है इसे आप कितना फास्टली आप कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन बेसिस था और कुछ नहीं था। चलिए अगला सवाल है, एक राशि 5 वर्षों में किसी साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है, इसी दर से 12,000 का 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले SI निकालना होगा फिर CI निकालना है इसे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है कि एक राशि, वो राशि क्या माने हम, चलिए मान लेते हैं वो राशि है 100 रुपया। ठीक है, 5 वर्षों के बाद, अगर टाइम दे रखा है 5 ईयर्स और रेट दे रखा है नहीं दिया हुआ है, निकालना है।
ठीक है। वृद्धि बोला है कि साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि हो जाती है, मतलब 100 रुपया जो है वो अब अमाउंट कितना बन जाता है, 150 रुपया बन जाता है। 50% वृद्धि का क्या मतलब है, अगर ये 100 रुपया है तो 50% वृद्धि करेंगे इससे तो क्या निकल कर गया, 50 रुपये निकल करके आएगा। 50 वृद्धि होता है मतलब 100 रुपये था, कितना हो जा रहा है, 150 हो जा रहा है। या हम कह सकते हैं यहाँ पर CI कितना है, CI नहीं SI, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 50 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। तो SI इक्वल टू होता है P गुना T गुना R बाई 100, यही होता है। और SI हमारा मान दिया हुआ है कितना, 50 रुपये का। ये 100 से 100 कट जाएगा और ये कट जाएगा 5 जाके 50, अर्थात रेट निकल जाएगा 10%। अब आगे क्या बोला, इसी दर से मतलब इसी 10% से 12,000 का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो मतलब ये है कि 12,000 रुपया, अगर ये मेरा करंट में अगर ये 100 रुपया है तो 1 साल के बाद ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, क्योंकि 10% से बढ़ रहा है। तो 1 साल के अंत में देखेंगे ये राशि हो जाएगा। फिर अगला साल के लिए ये हमारा मूलधन की तरह काम करेगा, मतलब ये हो जाएगा फिर से हमारे लिए 100, तो ये फिर 1 साल के अंत में कितना हो जाएगा, 110 बढ़ जाएगा। फिर से मानिए कि ये हमारा क्या है, मूलधन है, ये हमारे लिए 100 की तरह होगा, और 1 साल के अंत में फिर तीसरे साल के अंत में ये कह सकते हैं 110% फिर से हो जाएगा। फाइनली अब कह सकते हैं कि ये जो है ना 12,000 गुना 110/100 गुना 110/100 गुना 110/100, यही तो है। आप देखेंगे ना फार्मूला बैठा करके, फार्मूला क्या होता है हमारा, CI का होता है P इंटू 1 + R/100 पर पावर T होता है। ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये अमाउंट के बराबर है, तो ये भी जो निकलेगा ना यहाँ, ये अमाउंट ही निकलेगा। अब P का मान कितना, 12,000, एक है तो एक रहेगा, R का मान 10/100 और पावर कितना, T मतलब ये नंबर ऑफ ईयर्स 3। अब इसे कैलकुलेट कीजिए, 12,000 गुना 1 से 1 0 कट जाएगा, या मत काटिए अभी, ठीक है अभी मत काटिए, कितना हो जाएगा, इसमें से कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, एलसीएम 100 निकलेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कैलकुलेट कीजिएगा तो 110 आएगा, पावर 3। तो कहने का मतलब क्या है, फाइनली अब देखेंगे तो 12,000 110/100 110/100 और 110/100, फाइनली यही चीज़ मिल रहा है। तो हम इतना क्यों करने जाएं, है ना, बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखिए सिर्फ। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसे कैलकुलेट करने में आपको जितना समय लग जाए वो आप पर डिपेंड करता है। तो इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 2 0 से 2 0, ठीक है, और 1 0 से इधर कटेगा और 1 0 से इसको काट लीजिए, और 1 2 खत्म हो जाएगा, अर्थात 12 गुना 11 11 है 121 गुना 11। अब 12 गुना 121 से 11 से गुना करेंगे तो 1331 आएगा। अब फाइनली से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है। ठीक है, तो 12 एकम 12, 12 ते 36 और 1 37, 12 ते 36 और 3 39 और 12 3 15। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या निकला, अमाउंट निकला, मिश्रधन निकला। मिश्रधन होता है प्रिंसिपल प्लस में CI। ठीक है, तो यहाँ पे ये CI कह सकते हैं। इसमें घटा दीजिए 12,000, 12,000 घटाएंगे तो आ जाएगा 72, 9 हो जाएगा 3,972 रुपया। देखिए कहाँ पे है, 3,972 रुपया, विकल्प नंबर A में सही है होगा। ठीक है, विकल्प नंबर A यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37.1/2% छात्राएँ थीं। छात्रों का 75% तथा छात्राओं का 62.1/2% सफल हुए तथा 342 छात्राएँ असफल हुई। असफल छात्रों की संख्या थी कितनी थी, ये बताना है। ये भी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन बेस्ड में क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। टाइम लगेगा इसमें कैलकुलेट करने में थोड़ा सा, आप कितना फास्टली कैलकुलेशन करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्या है, क्या बोला जा रहा है कि एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी, अभ्यर्थियों का कुल अभ्यर्थियों का कितना है, 37.5 कह सकते हैं कि छात्राएं थी। यहाँ पे छात्राएं थी, ठीक है ना, मतलब है कि ये कह सकते हैं यहाँ पे गर्ल, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं बॉयज। तो गर्ल्स कितनी थी, 37.5%, ऐसे तो लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि बॉयज़ कितने हैं, तो ये 62.5 कह सकते हैं, 62.5%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। ये कुल मिलाकर के यहाँ पे कह सकते हैं 100 है, 100%। 100% में से 37.5% गर्ल हैं, जबकि उसी में से देखेंगे तो 62.5% क्या है, बॉयज हैं, छात्र हैं। ठीक है, जबकि छात्राएँ कितनी हैं, 37.5%। इससे तो ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं आप। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, आगे क्या बोला है,
छात्रों का 75%, छात्रों का 75% जो है ना वो छात्रों का 75% तथा छात्राओं का 62.5% सफल हुए हैं। ठीक है, यही समझना है यहाँ पे। मतलब समझिए कि छात्रों का 75%, तो ये छात्र हैं, इसका 75% जो हुए हैं ये क्या हुए हैं, ये पास हुए हैं। ठीक है, और 25% क्या हुएंगे, फिर फेल हुए होंगे। ठीक इसी तरीके से अगर हम छात्राओं के बारे में बात करें तो 62.5% ये पास किए हैं, जबकि 37.5% जो है वो फेल की होंगी। ये समझ में आया यहाँ तक। अब आगे पढ़िए, कह रहा है तथा 342 छात्राएं असफल हुई हैं। मतलब है कि जो फेल हुई हैं वो कितना परसेंट है, 37.5% है। यही ना बोला जा रहा है। इसका मतलब ये है, अब समझिए ध्यान से, कि 342 जो छात्राएं हैं ये कितना परसेंट है, क्योंकि फेल हुई हैं, फेल का परसेंटेज कितना है, 37.5%। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि इंटू अगर हम 100 करें तो यहाँ से कह सकते हैं कि कुल लड़कियों की संख्या निकल आएगी। मतलब है कि अगर 37.5% अगर फेल है, ठीक है, तो इसका मतलब 62.5% पास है, और कुल मिला के 100% है इसका मतलब। तो इसका मतलब है कि ये अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये क्या निकल रहा है, लड़कियों की संख्या, छात्राओं की संख्या निकल करके आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसे कैलकुलेट कीजिए ज़रा क्या आता है। इसको लेकर के ऊपर जाइए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे इसे, तो 5 सत्ते 35 और 5 25, 5 दूनी 10, 2 जीरो आ जाएगा, और 15 5 75, ऐसा कर लेते हैं, 25 से काट लेते हैं, 25 तिया 75 और 25 अठे 200, और 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, अर्थात कह सकते हैं 14 सॉरी 14 बहत्तर से हो जाएगा ना, तो 8 32 के 2, 8 और 3 11 के 1, 8 एकम 8 और 1 9, 912। 912 क्या है यहाँ पे, 912 लड़कियों की संख्या है, जो कितना परसेंट है, ये 37.5% के बराबर है, 37.5% के बराबर है। ठीक है, उसमें लड़के कितने हैं, तो हम लड़का निकालना चाहें इसमें, तो लड़के हैं 62.5%। ठीक, अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, तो ये क्या निकल गया कि लड़कों की कुल संख्या, जिसमें से 75% पास हुए हैं और 25% फेल हुए हैं, यानी इतना का 25% फेल हो गए हैं और 75% पास हो गए हैं। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि असफल छात्रों की संख्या कितनी थी। मतलब है कि 25% फेल किए ना, तो यही तो इसमें 1/4 निकालना है, 25% कहें या तो 1/4 कहें, ये है आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, चलिए दोनों में दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 912 यहाँ पर लिख सकते हैं 375 इंटू 625 इंटू 1/4, इससे काट सकते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 अठी 32, इसको काटिए, 5 सत्ते 35 और 5 25, 5 से भी काटिए, 5 एकम 5, 5 दो 10 और 5 25, 25 तिया 75 और 25 बचे 125, और ये भी कट जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21 और 3 छक्का 18। अब 76 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पचे 30 और 5 सत्ते 35, 35 और 3 38, 380। तो हम कह सकते हैं कि 380 जो छात्र हैं, लड़के हैं, वो फेल कर गए हैं। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही होगा। अगर ये पूछता कि पास छात्र कितने हैं, तो इसे सिर्फ करते 1/4 की जगह 75% या 3/4 कर लेते। ठीक है ना, तो ये सिर्फ कैलकुलेशन है, और थोड़ा सा समझना था। अगला सवाल है, -2/3 और 1/2 के बीच में दो संभव परिमेय संख्याएं हैं, कितनी है ये आपको बताना है। विकल्प में दिया हुआ है 2/6 3/5, बी विकल्प में है -2/6, 2/6, सी विकल्प में है -1/6, 4/6, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पहला चीज़ तो ध्यान में रखिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, उनमें से इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में दो संभव जो परिमेय संख्या वो आपसे पूछा है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें पहला तरीका तो ये है कि जो दो परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, -2/3 और 1/2, इन्हें पहले दशमलव में चेंज कीजिए। दशमलव जब चेंज करेंगे तो आप पाएंगे -0.67 निकल करके आएगा अप्रॉक्स, और यहाँ पे निकल करके आएगा 0.5। ठीक है, 0.5। क्या है मतलब इसका मतलब ये ध्यान रखना है कि इनके बीच में जो संख्याएं होंगी ना, मतलब है कि -0.67 से बड़ी होनी चाहिए और यहाँ पे 0.5 से वो संख्या छोटी होनी चाहिए।
ठीक है, वो संख्या आपसे पूछा जा रहा है कोई भी दो, जबकि हमने कहा ना कि इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में या कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे दो आपसे पूछ लिया गया है कौन है, तो तीनों विकल्प भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से चेक करते हैं विकल्प से। जैसे पहला विकल्प में दे रखा है 2/6, इससे अगर दशमलव चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 6×18, 6×18.33, और 3/5 को दशमलव में चेंज करेंगे तो 5×6=30 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले विकल्प चेक कीजिए क्या आ सकते हैं दोनों के बीच में। तो देखिए 0.33, तो ये देखेंगे 0.5 से छोटा है, ये हो सकता है, लेकिन 0.6 है जो कि 0.5 से क्या है, ये बड़ी संख्या है, तो ये तो कभी नहीं होगा। ठीक है, 0.5 के बाद ना आएगा 0.6, तो इसके बीच में कहाँ से आया, ये तो नहीं आया। ठीक है, तो ये कभी नहीं होगा। चलिए विकल्प नंबर हम चेक करते हैं, बी ऑप्शन वाला। -2/6 को जब 6 को जब चेंज करेंगे दशमलव में तो पाएंगे -0.33 यहाँ भी आएगा। और अगला विकल्प में दे रखा है 2/6, जिसे चेंज करेंगे तो 6×18.33 आएगा। तो देखेंगे यहाँ से कि ये वाला संख्या 0.67 से क्या है, बड़ी है, तो सही है, और इससे छोटा होना चाहिए, तो ये छोटा भी है, मतलब है कि दोनों परिमेय संख्या इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। तो विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब सी के बारे में बात करें तो सी में क्या दे रखा है, -1/6, इसे चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 0.6×6=6, 36। ठीक है, माइनस आएगा 0.16। ठीक, और इसको चेक करेंगे तो आएगा 6×36, यानी कि 0.6×36, 4, 6×36, वही तो आप लेख के चल सकते हैं 0.67। ठीक है, जो कि 0.5 से ये बड़ा है, तो ये भी विकल्प कभी नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में। एक तो ये तरीका हुआ दशमलव में चेंज करके, सबसे आसान तरीका यही होता है। ठीक है, एक और तरीका ये है कि आप इसे चाहें तो यहाँ पे 2 चीज़ लिखा हुआ है -2/3, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/2। ठीक है, क्या इसे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि दोनों में 6 से मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 दूनी 6, यानी कि माइनस क्या आएगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे आ जाएगा 3। मतलब ये है कि इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या को ढूंढनी है, -4 और 3 के बीच में। तो पहला विकल्प में क्या है वो देखिए, लिखा है 2/6, इसको अगर आप चेंज करते हैं पूर्णांक में तो 6 से अगर गुना करना पड़ेगा तो कटेगा, तो ये निकल करके आएगा 2। ठीक है, जो कि देखेंगे तो -4 और 3 के बीच में 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो सही है। आगे क्या दिया हुआ है 3/5, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 से, तो ये किस में बदल जाएगा, 3 आ जाएगा पूर्णांक में, जो कि देखिए 3 पर ही है, मतलब है कि यहाँ से इसके बीच में नहीं आएगा, तो पहला विकल्प नहीं हो रहा है। दूसरा विकल्प में देखिए -2/6, इसको गुना कर दिया 6 से, ये 6 से 6 कट जाएगा, तो क्या बचेगा इधर, -2 बचेगा। तो -2 देखिए कहाँ पर आ रहा है, यहीं पर आएगा -2 आएगा ना, क्योंकि -4 के बाद होता है -3, और -3 के बाद -2, तो इसी के बीच में आएगा ना। फिर आएगा -1, फिर 0 आएगा, फिर 1, 2, और फिर ये 3। ठीक है, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे, कौन कौन सी संख्या इसके बीच में आएगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई संख्या हो सकती है, जिसमें देखिए -2 आ रहा है ना इसके बीच में। ठीक है, अब आगे देखिए 2/6 है, तो 2/6 को अगर 6 से गुना करते तो 6 से 6 कट जाएगा, तो 2 आएगा, तो 2 देखिए यहाँ पे मिल रहा है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो रहा है। सी को चेक करें, यानी विकल्प नंबर 3 को चेक करते हैं, तो -1/6 को गुना 6 से करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा -1, जो कि -1 इसी के बीच में आ रहा है। ठीक है, लेकिन 4/6 को अब देखेंगे जब गुना करेंगे 6 से, तो 6 से 6 कटेगा तो बचेगा 4, जो कि कहाँ आ रहा है, बाहर में आ रहा है, इसी बीच में नहीं है, तो विकल्प नंबर सी भी नहीं होगा। तो जिस तरीके से आप चाहे करना कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल आप देखते हैं। अगला सवाल है कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। ठीक है, एक पिता की उम्र उसके पिता की उम्र की 5 गुनी है। ठीक है, जैसे बोला है वैसे हम यहाँ पे करते जा रहे हैं। देखिए मान लेते हैं ये इसका फादर है और इसका वो सन है। ठीक है, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, उसके पुत्र की उम्र का, तो मान लेते हैं उसके पुत्र का उम्र है x, तो इसका फादर कितना हो जाएगा, उसके पिता की उम्र हो जाएगा 5x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला लेकिन 15 वर्ष के बाद, तो 15 वर्ष के बाद जब बढ़ेगा एज तो दोनों का बढ़ेगा कि किसी एक का,
दोनों का बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा समय थोड़ी ना कि किसी एक के लिए चल रहा है, समय तो दोनों के लिए चलेगा। तो दोनों में 15 वर्ष क्या किया, ऐड कर दिए, 15 वर्ष के बाद बोला इसीलिए। उसके पुत्र की उम्र, उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी, यानी कि उसका जो पिता का उम्र है ये अब 2 गुना हो जाएगा, किसका, अपने पुत्र का। ठीक है, तो ये दोनों गुना हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसी को 2 से गुना कर देते हैं, तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि जो 4 है वो 2 से 2 गुना है, 4 2 का 2 गुना है, तो क्या इसी में 2 गुना करके बराबर कर सकते हैं क्या, कभी नहीं। क्योंकि अगर 4 2 का 2 गुना है तो 2 इसे गुना करना पड़ेगा तभी ना बराबर होगा। आ रही बात समझ में। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने कर दिया, 2 से ऐसे गुना कर दिया, इक्वेशन बराबर कर लिए। इसको अब क्या करना है, सॉल्व करना है। एक्स का मान निकल आएगा, निकालिए, 5x + 15 इक्वल टू हो जाएगा ये 2x + 30, 2 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 5 से 2 जाएगा तो बचेगा 3x इक्वल टू 30 में से 15 जाएगा तो बचेगा 15 और 3 बचे 15, यानी कि x का मान निकल गया 5। और हम x क्या माने थे, उसका पुत्र की उम्र, तो पिता का उसका पुत्र का उम्र निकल गया 5 वर्ष। पूछा किसका है, पिता का है। ठीक है, तो पिता का उम्र क्या है, 5x है, तो x का मान 5 रखेंगे तो बचे हैं 25 वर्ष। विकल्प नंबर बी सही होगा। पुत्र का पूछता तो 5 वर्ष होता, और 5 गुना 25 भी हो रहा है। चलिए अगला सवाल है, नीलू 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती हैं और उन्हें 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेचती हैं, उसका लाभ है कितना है। ठीक है, देखिए इस तरह का सवाल के लिए क्या करना चाहिए, 1 रुपया में कितना, दो नींबू है ना, तो हम ये कर लेते, 2 नींबू का दाम है 1 रुपया। ठीक है, 2 नींबू का दाम है 1 रुपया, इधर क्वांटिटी लिख लेते हैं और इधर रेट लिख लेते हैं या फिर प्राइस लिख लेते हैं। ठीक है, 2 नींबू की दर से 1 रुपया में 2 नींबू मिल रहा है इधर। ठीक है ना, यही चीज़ ना, 2 नींबू का दाम है 1 रुपया। ठीक है, खरीदता है ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। उन्हें 3 रुपया में, अब 3 रुपया में कितना बेच रहा है, 5 बेच रहा है, 5 रुपया में 3 बेच रहा है। ये चीज़ बोला जा रहा है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी ऊपर रखिएगा, इधर प्राइस रखिएगा, एकदम आसान हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ से जो बोला वो हमने किया है। यहाँ पे 2 नींबू का दाम 1 रुपया खरीदने का ये है, और बेच रहा है कितना, 5 नींबू कितना रुपया में, 3 रुपया में। कि कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बोला वैसे हम यहाँ पे कर दिए। अब करना क्या है, क्वांटिटी को बराबर कर दीजिए। कैसे बराबर कीजिएगा, 30 को गुना कीजिए 5 से, 30 को भी गुना कीजिएगा 2 से। ठीक है, उल्टा कर लीजिएगा, 2 है यहाँ 2 से, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 से। अब यहाँ पे 5 से गुना किए तो यहाँ भी 5 से गुना करना होगा आपको, यहाँ भी 2 से गुना किए तो यहाँ भी 2 से गुना करना होगा, बस इतनी सी बात है। तो क्या निकल कर के आएगा, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, इधर हो जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 और इधर हो जाएगा 6। क्या निकला, ये निष्कर्ष क्या निकला कि 10 नींबू का दाम है 5 रुपया खरीद रहने का, और हम 10 ही नींबू बेच रहे हैं 6 रुपया में। बस काम बन गया ना आपका। देखिए क्या हो रहा है, 10 नींबू खरीदे हैं आप 5 रुपया में, ठीक है, और 10 नींबू बेचे हैं 6 रुपया में। मतलब फ़ायदा कितना हुआ आपका, मात्र 1 रुपया का फ़ायदा हुआ। कितना नींबू कितने रुपये बेचने से, 5 रुपया में, क्योंकि 5 रुपया ना आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका कॉस्ट है, ये सेलिंग है। डिस्टेंस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो प्रॉफिट निकल गया 1 रुपये का। कितना में से, 5 में से। उसका लाभ पूछा जा रहा है, तो लाभ मतलब ये लाभ परसेंट पूछा गया है, इंटू 100 कर दीजिए, तो 20 बचे 100, तो 20% का लाभ हुआ है। विकल्प नंबर सी सही है। यहाँ पे कितना आसान सा सवाल है, कुछ नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सुरेश और शशि एक काम को क्रमशः 11 दिन और 17 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, तो पिछला सेट में हमने बताया था ना, ये हो गया आपका सुरेश और ये हो गया आपका, ये सुरेश कर लीजिए और ये शशि कर लीजिए। इधर कीजिएगा डे और इधर कीजिएगा इसका एफिशिएंसी, काम करने का क्षमता। ठीक है, ये कितना दिन में काम कर रहा है सुरेश, 11 दिन में, और शशि कितना दिन में कर रहा है, 17 में। 17 गुना 11 कर दीजिएगा, इसका एलसीएम जो निकलेगा ना वही उसका माना जाएगा कि इसका इतना कार्य है। ठीक है, मिलकर काम को पूरा कर रहे हैं, और कितना मिल रहा है उन लोगों को पैसा, 5600 रुपये पारिश्रमिक रूप में मिल रहा है। तो दिन के हिसाब से नहीं मिलता, पैसा कैसे मिलेगा इन लोगों का, इफिशियंसी के आधार पर। ठीक है, क्योंकि दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, तो मिले रहा है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अब सोचो कि 17 का अनुपात 11:17 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इफिशियंसी निकालना है सबसे पहला। तो इफिशियंसी कैसे निकलेगा वो देख लीजिए। तो यहाँ से अगर 11 का 11 से भाग लगेंगे तो कितना बचेगा, ये इफिशियंसी से 17 का निकलेगा और इसका 11 का निकलेगा। ठीक है,
बात समझ में आया? क्योंकि 11 दिन में ही ये काम कर सकता है, मतलब ये ज़्यादा कार्य करता होगा ना। ये 17 दिन में काम करता है, मतलब ये तो कम कार्य कर रहा है ना सुरेश की तुलना में। क्योंकि सोचिए ना, कोई तो काम होगा, कोई ये काम, ये बंदा 11 दिन में काम खत्म कर देता है, और ये 17 दिन लेता है ना, काम स्लो कर रहा है। तो आप 11:17 में नहीं दे सकते ना सैलरी उन लोग को। उन लोग को अगर पारिश्रमिक बांट के दे देंगे 11:17 में, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इन लोग को देना इफिशियंसी के आधार पर। इसका मतलब है कि 17:11 के रेशियो में इन लोग को बांट के देना है 5600। अब बांटिए 5600 रुपया, 17/11 कितना हो जाएगा 28, बटा किसको देना है, दोनों को हिसाब देना है। तो ये 17 से गुना कर लीजिए एक बार, और एक बार 11 से। तो ये हो जाएगा 28 दूनी 56 और 17 दूनी 3400। 3400 विकल्प नंबर यहाँ पे है, और 34 और 2200 जोड़ने पर आना चाहिए 5600, जो कि आ रहा है। विकल्प नंबर यहाँ पे भी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, यदि ए अनुपात बी बराबर इतना है और बी अनुपात सी बराबर इतना है और सी अनुपात डी बराबर इतना है, तो ए बी सी डी का अनुपात आपसे पूछ लिया है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन वाला ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या किया जा सकता है, सबसे पहले देखिए कि ए अनुपात बी बराबर इतना दे रखा है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर 1/2 बटा 3/8, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 8/3। ये 2 चौका 8, क्या निकल कर के आएगा 4/3। ठीक, इसी तरीके से b अनुपात c को लिख सकते हैं b बटा c, और ये है 1/3, बटा में आ जाएगा 5/9। इसी को सॉल्व कीजिए, क्या आएगा 1/3, 9 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे, 3 तिया 9 अर्थात 3/5। एक और बचा हमारा c/d, इसको क्या लिख सकते हैं 5/6, और इसी के नीचे लिख सकते हैं 3/4। इसको आगे सॉल्व कीजिए, 5/6, 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 कर लीजिए और 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। ठीक है ना। अनुपात क्या मिला एक बार फाइनली हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ए अनुपात बी कितना है, ये अनुपात बी बराबर लिख सकते हैं क्या 4:3 लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से बी अनुपात सी, बी बटा सी को बी अनुपात सी लिख करके हम लिखेंगे 3:5। और एक और है आपका सी अनुपात डी, जो कि आया है हम लोग का 10:9। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए b कितना मान 3 है और यहाँ भी b 3 है, तो इसका मतलब b दोनों कॉमन है, तो हम लोग लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c 4:3, क्योंकि दोनों कॉमन है 3, तो 3 लिखा जा सकता है। b का वैल्यू 3 है तो 3 दोनों में है, कॉमन है तो लिख सकते हैं, और c का मान है 5। अब बचा यहाँ पे c अनुपात d, यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है 9। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से c देखिए c का मान 5 है और यहाँ पर c का मान कितना है 10 है, जो कि अलग अलग है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों को अगर इक्वल कर लेते हैं तो मेरा काम बन जाएगा। इक्वल कैसे किया जा सकता है, अगर 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 में जब मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो बाकी में भी 2 से करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, और यहाँ से ऑलरेडी 10:9 है। तो देखिए दोनों c का मान 10 आ गया, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 8:6:10:9, जो कि हमारा ये फाइनल आंसर होगा। विकल्प नंबर आप देखेंगे तो 8, 6, 10, 9 दिख रहा है विकल्प नंबर बी में। ठीक है, आसान सा सवाल था। अच्छा, इसके अलावा एक तरीका और आप लोग सीखे होंगे, जो तरीका ये है कि अगर a अनुपात b, ठीक है, और अगर अनुपात c निकालना चाहते हैं तो कैसे लिखते होंगे, या लिखते हैं आप लोग, यहाँ से लिखते हैं 4:3 और नीचे लिखेंगे 3:5, ऐसे नहीं लिखते हैं। तो क्रॉस मल्टीपल गुना कर लेते हैं इसे, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 5 तिया 15। ठीक है, ये मिल गया ए बी सी का अनुपात। ठीक है, अब हमें चाहिए किसका, सी डी भी साथ में है, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। अब अनुपात में चाहिए डी का, तो सी के नीचे कितना है 10 है, तो 10 नीचे लिखा जाएगा, और आगे 9 है तो 9। अब फिर से गुना कीजिए, 12 दहा के कितना होता है 120,
10 नवा 90 और 15 दहाके 150 और 15 नवा 35 7 से 135, ये सभी अनुपात में है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। लिखिए, सबसे पहले 5 से डिवाइड कीजिए सब में, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 20, ये 18 25 90 और ये हो जाएगा 30 25 150 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। ठीक है, और भी लग रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 3 8 24, 3 6 18, 3 दहाके 30 और 3 9 27। देखिए वही चीज़ आ रहा है ना। या तो ये कर लीजिए या तो ये कर लीजिए, जो आपके लिए आसान हो। ठीक है, यहाँ पे बस ये देखना था कि दोनों बी बराबर होना चाहिए, यहाँ पे दोनों सी बराबर होना चाहिए। अब जैसे बराबर करना अब कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शुरू में कि दोनों ऑलरेडी 3 3 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं था। इसका मतलब ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 3, यहाँ से देख सकते हैं बी की वैल्यू पूरा दोनों में 3 है और सी की वैल्यू 5 है। अब यहाँ देखेंगे तो सी की वैल्यू 5 है और यहाँ 10 है, तो यहाँ पर 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए। 10 को 10 बनाने के लिए बाकी में भी जितना से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, उतना से बाकी में भी करना होगा, जो कि आगे करके हम दिखाए हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, यहाँ पे इसको सरल करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सरल किया जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 पर पावर क्या दे रखा है, -1। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पर पावर +1। तो 1 लिखने की वैसे ज़रूरत भी नहीं थी। प्लस अब 8 पर पावर माइनस में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/8 पर पावर 1। ठीक है ना। जब इसको नीचे लेकर के आते हैं, जब टर्म को उलट देते हैं, मान लेते हैं कि 8/1 होगा, इसको जब ऊपर ले जाते हैं 1 और 8 नीचे लेंगे तो पावर क्या हो जाता है, प्लस से माइनस और माइनस होता है तो प्लस में आ जाता है। ये कई बार बता चुके हैं हम। इसके बाद आगे है भाग, अभी रहने देते हैं। ठीक है ना, 1 है और 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, और इसी के नीचे है हमारा 3/2, तो क्या इसको लिख सकते हैं 2/3, और पावर प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या लिख सकते हैं, 1/4, 1/4 और 1/8 का कहते हैं एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम निकाले थे सीधे 8 आएगा यहाँ, 4 दूनी 8, 2 और 8 एकम 8। कुल मिला के लिख सकते हैं इसे 3/8, सीधे लिख लेते हैं 3/8। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डिवाइडेड बाई 1/1 है। अब यहाँ पे देखिए 1/1 है, इससे हम लोग क्या करते हैं कि उसको ऊपर ले जाते हैं, इसी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक लेना और लिख लीजिए, ये स्क्वायर में है तो 2 दूनी 4 और 3 थिया 9, अर्थात 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग सीधे कर लेते हैं 9/4। ठीक, 3/8। अब भाग को जब गुना बदलते हैं तो फिर से 4 ऊपर जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। 9 एकम 9, 4 एकम 4 होगा ना, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा जब भाग गुना बदलते हैं। तो अभी हो जाएगा 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, मतलब है ऊपर 1 बचेगा, नीचे बचेगा 3 दूनी 6। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मान ही तो गलत बैठाया गया है। ठीक है, तो इसका मान से इसे आंसर क्या होगा, इसका 1/6 इसका सही आंसर है। विकल्प गलत दिया हुआ यहाँ पे, इसका सही आंसर है सॉल्व करने के बाद 1/6 आएगा। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, आखिरी सवाल। यहाँ भी n का मान पूछा है, ये देख रखा है समीकरण, और यहाँ पे n का मान पूछा है। ठीक है ना। देखिए कैसे सॉल्व किया जा सकता है इसे। यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ भी पावर माइनस में है, तो अगर 3/4 है तो अगर माइनस में पावर है, ठीक है, तो इसे हम लोग प्लस में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं, और पावर माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इनटू यहाँ भी देखिए पावर जो है माइनस में है, इस मतलब है कि 4/3 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3/4 पर पावर 8 इक्वल टू 3/4 पर पावर n। ठीक है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे आगे कि दोनों बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है। बेस सेम होता तो कुछ कर पाते। ठीक है, इससे अच्छा है कि हम ऐसा करते हैं कि सिर्फ एक को बदलते हैं, ठीक है, रिवर्स करते हैं, बाकी को रहने देते हैं। मतलब ये यहाँ पे जो है ना, ये वाला टर्म इसको रहने देते हैं, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4/3 जैसे है वैसे ही रहने दे रहे हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि बेस सेम होता है ना तो पावर जुड़ता है। ठीक है, अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ दिया जाता है। तो 4/3 पर पावर क्या हो जाएगा, 6 + -8 जुड़ देंगे पावर, इक्वल टू 3/4 पर पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या लिखा जा सकता है, 4/3 पर पावर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 में 60 जाएगा तो -2 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू 3/4 पर पावर n। अब यहाँ से देखिए ये यहाँ पे 4/3 है और यहाँ पे 3/4 है, तो ऐसा करते हैं 4/3 को फिर से हम क्या करते हैं, रिवर्स कर लेते हैं, तो हो जाएगा ये 3/4 और पावर हो जाएगा प्लस में,
तो 3/4 पर पावर n हो जाएगा। अब जब बेस सेम होता है तब पावर की तुलना की जाती है, तो n बराबर हो जाएगा 2। विकल्प नंबर यहाँ पे ई विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैसे हम लोग को करना क्या चाहिए था, शुरू में ही ये करना चाहिए था कि इसको रहने देना चाहिए था इसके बराबर 3/4, अर्थात इसको रिवर्स करना चाहिए था हमें। ठीक है ना, तो उल्टा हम लोग कर दिए। मतलब ये समझिए कहना क्या चाह रहे थे। देखिएगा फिर से क्या लिखा हुआ था, 3/4 पर पावर है -6 इंटू है 4/3 पर पावर -8 इक्वल टू 3/4 पर पावर है n। ठीक है, तो 3/4 यहाँ पर है, तो 3 यहाँ भी 4 है, रहने देंगे, इसको चेंज कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि 3/4 पर पावर रहेगा -6 इंटू, इसको जब हम लिखेंगे 3/4 तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 3/4 पर पावर n हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 3/4 पर पावर जोड़ लीजिए, -6 + 8 इक्वल टू 3/4 पर पावर n। और देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, पावर की तुलना कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं n बराबर 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा +2। ठीक है ना, ये आसान तरीका था। तो ये था महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी अगर किसी सब्जेक्ट का अगर विश्लेषण चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग के लिए ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि उस तरह का वीडियो बनाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।